हे गाइस, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, और ये मेंस का जो विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है और इसमें ये नंबर वाइज हमारा 5th नंबर का है। वैसे तो जो विजन की सीरीज चल रही है उससे 1395 नंबर का है। ठीक है, 1395। तो ये भी इकोनॉमी का ही टेस्ट है। ठीक है, इसको दो पार्टों में हम लोग डिस्कस करेंगे, 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, तो दो ही पार्टों में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जो भी इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए ये भी बहुत ही अच्छे हैं। जो ये मतलब बेरोजगारी वाले जैसे पॉइंट हैं। ठीक है, बेरोजगारी पे ये है, ये पीपीपी मॉडल पे है, और अदर ऐसे ही मतलब ये सेकेंड पार्ट में भी दिया गया है इकोनॉमी के, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी, इसीलिए ये मतलब ज़्यादा इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत की निवेश चलन भारत की निवेश चालित समृद्धि के लिए पीपीपी मॉडल का पुनर्विलोकन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका विश्लेषण कीजिए। मतलब जो पीपीपी मॉडल पर रिविजिटिंग पीपीपी मॉडल इज की फॉर इंडियाज इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ एनालाइज। तो इसको एनालाइज करना है हमको, विश्लेषण करना है कि पीपीपी मॉडल होता क्या है एक्चुअली में। तो पहले हमको पीपीपी मॉडल को हमको परिभाषित करना है कि ये होता क्या है, इसको हमको ब्रीफ में बताना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये रहेगा निवेश चालित समृद्धि के लिए जो पीपीपी मॉडल की क्यों महत्वपूर्ण है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है, क्यों हम इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो इनके बारे में हमको डिस्कस करना है थोड़ा सा। और उसके बाद हम पीपीपी मॉडल में जो बाधाएं आ रही हैं और उनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो इसके विकास में जो है इसकी बाधा डाल रही हैं। ठीक है, कि हमारा ये सेक्टर पीपीपी मॉडल क्यों अच्छे से अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये मतलब नहीं हुआ, विकसित हुआ है। ठीक है, और थर्ड वाला हम निष्कर्ष लिखेंगे मतलब नेक्स्ट में। तो हमारा जैसे पीपीपी मॉडल की बात करें तो इसमें देखो निजी सार्वजनिक भागीदारी की बात की जाती है, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, इसी को हम पीपीपी बोलते हैं। मतलब सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण या सेवा प्रदान करने हेतु निजी पक्षकार या पार्टी एवं सरकारी इकाई के मध्य एक दीर्घकालीन अनुबंध होता है, जिसमें निजी पक्षकार द्वारा जोखिम और प्रबंधन संबंधी उत्तरदायित्वों को साझा किया जाता है, तथा इसमें पारिश्रमिक का निर्धारण प्रदर्शन के आधार पर होता है। मतलब पीपीपी मॉडल क्या है कि जब हम जैसे निजी कोई कंपनी है और जो हमारी गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर ये काम करते हैं इसमें। ठीक है, और उसका जो मतलब डिविडेंड होता है यानी जो लाभ प्राप्त होता है वो परिश्रम के आधार पर जो है, जिसका जितना परिश्रम होगा, जितना जिसने उसमें योगदान दिया है उसी के आधार पर उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है पीपीपी मॉडल। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है पीपीपी का। तो पीपीपी के कारण सार्वजनिक परियोजनाओं के वितरण और वित्त पोषण दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, अवसंरचना में निवेश के लिए सार्वजनिक संसाधनों की सीमित क्षमता के साथ आवश्यक निवेश की विशाल मात्रा के कारण जो पीपीपी को भारत में अवसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार को एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती है। ठीक है, विगत दस विगत दशकों के दौरान पीपीपी परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि ने भारत को विश्व में पीपीपी का अग्रणी बाजार बना दिया है। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित हो रहा है, बहुत ही फायदेमंद है। इससे हम जो है जो अवसंरचना वाली जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो परियोजनाएं चल रही हैं उसके लिए हमको जो है निवेश भी मिल जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा मिल जाता है, और सार्वजनिक साधनों का भी हम अच्छे से उनका उपयोग कर पाते हैं। साथ ही ये जो है भारत में अवसंरचना संबंधी निवेश की कमी को पूरा करने के लिए पीपीपी अवसंरचना संपत्तियों के निर्माण, प्रबंधकीय दक्षता और सार्वजनिक संपत्ति के संचालन एवं रखरखाव के लिए सेवा मानकों को बेहतर क्षमता है तो नई और लागत प्रभावी तकनीकी भी प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप अंतिम उपयोगकर्ता को समय पर और उच्च गुणवत्ता वाली
अवसंरचना सेवाओं की प्राप्ति होती है। तो देख रहे हैं ये बहुत ही इफ़िशियंट है, इससे हम बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं और जो परियोजनाएं होती हैं उनको जल्दी से हम उनको जो है पूरा भी कर सकते हैं इस मॉडल के जरिए। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा और उपयोगी रहेगा मॉडल, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, और पीपीपी मॉडल के पुनराविलोकन एवं आवश्यक सुधारों की आवश्यकता है। हाँ, कुछ इसमें खामियां हैं जिनको हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सुधार की आवश्यकता है, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भारत द्वारा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए विश्व का सबसे बृहद बाजार प्रस्तुत करने के बावजूद विगत एक दशक में अवसंरचना वितरण तंत्र में इसकी भूमिका सीमित रही है। इसके प्रमुख कारण मौजूदा अनुबंधों से संबंधित विवाद, पूंजी की अनुपलब्धता और भूमि अधिग्रहण संबंधी विनियामकीय बाधाएं और परियोजना विकासकर्ताओं को यथोचित परिश्रम का अभाव जैसे विभिन्न मुद्दे हैं। इस प्रकार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। तो हम कौन कौन से कदम उठाएं जो और इससे बेहतर बनाया जा सके। मतलब ये अब मतलब अभी तक बहुत अच्छी तरीके से पूंजी जुटाने में हम सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, उनकी जो प्रबंधकीय स्थिति है, ठीक है, विनियामकीय है और विकासकर्ता को जो उचित परिश्रम मिलना चाहिए, उन सब चीज़ों में मतलब ये खामियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको कौन कौन सी वो खामियां हैं जिनको दूर करना है। तो अनुकूलतम जोखिम निर्धारण एवं प्रबंधन, तो जोखिम का अपर्याप्त और असमान निर्धारण जो प्राइवेट पार्टनरशिप की जो विफलता है तो उत्तरदायी प्रमुख कारक रहा है। इसलिए जोखिम को प्रबंधित करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई को इसकी जिम्मेदारी सौंपकर सभी हितधारकों के मध्य इष्टतम जोखिम निर्धारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, एक सामान्य जोखिम निगरानी और मूल्यांकन ढांचा भी विकसित किया जाना चाहिए। जैसे ये मतलब जोखिम और प्रबंधन के लिए एक अलग से एक ढांचा होना चाहिए, एक अलग से पैरेलल इकाई होनी चाहिए जो उसका मूल्यांकन करे और उसकी निगरानी करे। ठीक है, तो इसको दूर किया जा सकता है। सेकेंड है हमारा नीति और शासन का सुदृढ़ीकरण। तो राष्ट्रीय जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नीति के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए एक संस्थान निर्णय निर्माण हेतु डाटा अभिग्रहण और संग्रहण करने वाला तंत्र और क्षमता निर्माण गतिविधियां अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेंगी। तो ये भी है कि उसका शासन और नीति जो उनके नियम हैं उनको भी अच्छे से उनको रेगुलेट किया जाए। साथ में है संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाया जाए। मतलब भारत में सांविधिक प्राधिकरणों के भीतर क्षमता का अभाव और अत्यधिक सरकारी निरीक्षण जैसे कारक भारत में पीपीपी मॉडल के समक्ष बाधा बने हुए हैं। ठीक है, तो इन पीपीपी के तहत संचालित क्षेत्रों में संचालित क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामक का गठन किया जाना चाहिए और पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी का भी गठन किया जाए। तो एक रिव्यू कमेटी हो तो जिससे कि संस्था की क्षमता का बहुत अच्छे और अब मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, तो एक कमेटी होनी चाहिए रिव्यू कमेटी। और विधि ढांचे को सुदृढ़ीकरण करना, तो एक त्वरित और दक्ष प्रवर्तनी विवाद निपटान तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दीर्घ विलंब का समाधान करेगा। और पीपीपी अनुबंधों में विवाद समाधान संरचनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जो परियोजनाओं की वाणिज्यिक और वित्तीय सीमाओं के भीतर पुनर्गठन के लिए लचीलापन भी प्रदान करे। तो ये भी एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है। ठीक है, और अनुबंधों का सुदृढ़ीकरण, तो चूंकि अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं दीर्घकालिक होती हैं इसलिए आर्थिक और नीतिगत परिवेश में आकस्मिक परिवर्तन के कारण निजी विकासकर्ता की सौदेबाजी की शक्ति में कमी हो सकती है। अतः निजी क्षेत्र को इस प्रकार की सौदेबाजी की शक्ति की हानि से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसे पुनः सौदेबाजी की अनुमति प्रदान करने और पीपीपी संबंधी अनुबंधों की शर्तों में संशोधन करके सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये भी एक है क्योंकि उनके पास जो दीर्घकालीन में बहुत सी समस्याएं आती हैं उनका निवारण भी हो, क्योंकि पहले अनुमान नहीं होता है अनुबंधकर्ता को। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें पता चलती हैं तो वो भी एक विकल्प होना चाहिए। ठीक है,
और सीमित राजकोषीय आधार और अवसंरचना अंतराल को पूरा करने तथा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्तर पर आवश्यक निवेश की आवश्यकता के संदर्भ में भारत के लिए पीपीपी मॉडल जो है ये महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भारत में पीपीपी के समक्ष बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों का समाधान करने हेतु विजय केलकर समिति की अनुशंसाओं का समय पर क्रियान्वयन प्रासंगिक हो सकता है। ठीक है, इसमें जोखिम साझाकरण और पुनर्संतुलन दीर्घकालीन मुद्दों का समाधान करने के लिए बहु अनुशासनात्मक विशेषज्ञ संस्थान तंत्र और तनावग्रस्त परियोजनाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट संस्थागत ढांचे और व्यापक दिशा निर्देश विकसित करना तथा बैंकों की संख्या को सीमित करना और संविदात्मक प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण और क्षेत्रकों का पुनरुत्थान करना शामिल है। ठीक है, तो ये हम विजय केलकर की जो ये रिपोर्ट आई थी, उनकी जो अनुशंसाएं थी, उनको भी हम इंक्लूड कर लें तो ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकता है जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग JBNF क्या है और इसके द्वारा प्रदत्त संभावित लाभों का विवरण दीजिए। तो ये JBNF जो है इसके बारे में हमको बताना है कि क्या है एक्चुअली में, ये होती क्या है, इसको हमको डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा। ठीक है, और इसके लाभ कौन कौन से होते हैं हो सकते हैं। ठीक है, इन लाभों को हमको बताना है और फिर इनका एक मतलब अच्छा सा थोड़ा सा 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख देना है निष्कर्ष के रूप में। ठीक है, तो इसको हम पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जीरो बजट खेती ये एक प्राकृतिक कृषि तकनीक है जिसमें कृषि रसायन और ऋण का उपयोग किए बिना तथा आगतों की खरीद पर धन व्यय किए बिना कृषि की जाती है। मतलब कोई खर्चा नहीं होता है जो जीरो बजट है। नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके, जैसे घर में जो चीज़ें होती हैं उनको प्रयोग करके हम लोग जैसे खेती करते हैं। तो इसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में फसल सुरक्षा के लिए फसलों के आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे केचुए, पौधों के अपशिष्ट, मानव उत्सर्जन आदि का उपयोग किए जाने के कारण इसमें उत्पादन लागत कम होती है। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मूलतः 4 स्तंभों पर आधारित है। एक तो बीज का उपचार और मृदा की नमी को बनाए रखना। ठीक है, और टॉप साइल मल्चिंग। ठीक है, यानी जो टॉप साइल मल्चिंग क्या होता है कि उसके ऊपर एक परत बनाना कि उसकी जो मृदा की ऊपरी परत जैसे कि पौधों और अपशिष्टों से कवर कर दिया जाता है। जैसे पराली नहीं होती है, पराली से जो है उसको खेत को ढक दिया जाता है ताकि नमी हमारी बनी रहे। ठीक है, एवं सॉयल अवेयरनेस, तो ये मृदा को सुआत्रित करना। ठीक है, या किसी प्रकार का उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग ना करना। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही नेचुरल फार्मिंग के लिए 4 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब टॉप साइल मल्चिंग हो गया, मृदा की नमी को बनाए रखना, और ये हमारा बीज उपचार है, और सॉयल एयरसन। ठीक है, सॉयल एयरसन, तो इनको हमको ये 4 स्तंभों को याद रखना है। इनके लाभ क्या होते हैं। जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लाभ की बात करें तो ये मृदा की उर्वरता का संरक्षण करते हैं, यानी अंतर फसलीकरण, गाय के गोबर का उपयोग करके मृदा के वातन यानी वायु संचार, मृदा में वायु संचार को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ाना और गहन जुताई को हतोत्साहित करना यानी कम करना, गहन जुताई की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है। आदि कार्यों से मृदा नमी बनी रहती है और साथ ही इसमें मृदा के समग्र स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा एक अच्छा पॉइंट है, ये लाभ हो सकता है। दूसरा है इनपुट लागत में कमी। तो चूंकि इसमें किसानों की कोई आगत या इनपुट जो भी है वो खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उत्पादन की लागत न्यूनतम हो जाती है। इससे किसानों के कर्ज के दुष्चक्र में फंसने की संभावना कम हो जाती है। तो ये भी हमारा लाभ है। उत्पादन में वृद्धि। एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में मूंगफली और धान की खेती करने के लिए किसानों को गैर जो प्राकृतिक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तुलना में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्रमशः 23 और 6%
अधिक उपज प्राप्त की गई है। अधिक उपज के साथ लागत में कमी से किसानों के बेहतर प्रतिफल और उच्च आय की प्राप्ति हो सकती है। तो यह भी हमारी उत्पादकता भी अच्छी होती है, इससे संसाधनों का कुशल उपयोग हो पाता है। जैसे मतलब इसमें जल का न्यूनतम उपयोग और गहन सिंचाई को हतोत्साहित किया जाता है, जिससे कि तीव्रता से घट रहे जल स्तर पर दबाव में कमी होती है। इससे इसके लिए एक रासायनिक और जैविक खेती के तहत प्रयोग की जाने वाली कुल जल और कुल विद्युत की तुलना में 10% जल और विद्युत की आवश्यकता होती है। तो इसमें कम मतलब जल की और विद्युत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक लाभ है। नेक्स्ट है हमारा जैसे बेहतर एग्रोनॉमिक यानी कृषि विज्ञान संबंधी पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है। जैसे संसाधनों का कुशल उपयोग और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग की समाप्ति से किसानों के मध्य बेहतर एग्रोनॉमिक पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है। जैसे मल्चिंग, खेत पर तैयार खाद का उपयोग करना, ठीक है। ये भी हमारा एक अच्छा है, जो हम अपशिष्टों को यूज करते हैं, जो हमारे पहले जो पॉल्यूशन करते हैं उनको हम खेत में यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो इधर इधर उधर चीज़ें हम डालते रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरणीय साधारणीयता। तो मतलब यह एक जलवायु अनुकूलन कृषि पद्धति है, क्योंकि इसमें खरपतवार नाशक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त विविध और बहुस्तरीय फसल प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र का यानी इकोलॉजिकल सिस्टम का पुनरुद्धार करती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक अच्छा है, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने संबंधी दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन माना जा गया है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में यह उल्लेख किया गया था कि लगभग 1.6 लाख भारतीय किसानों द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि पशुपालन संबंधी व्यय का भार, पशुओं के गोबर और मूत्र को एकत्र करने में आने वाली श्रम लागत सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। चूंकि इसमें कार्बनिक उत्पादों का उपयोग किया जाता है, इनकी मापनीयता से संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में किसानों के लिए व्यवहार्यता इत्यादि के संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, ठीक है। तो कुछ चुनौतियां हैं, उनको देखो, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो कुछ तो बुरी होंगी ही। तो वो तो चलता ही रहता है। एक बैलेंस चीज़ें बनाना हमको खुद आना चाहिए। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के क्रम में सर्वप्रथम उपयुक्त समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। तो जितनी समस्याएं हैं उनको हमको देख के चलना है, ठीक है। और उसके बाद उसके सारे रिसोर्सेज को, जो क्षेत्रीय रिसोर्सेज है, उनको हम यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है हमारा भारत में स्वतंत्रता के पश्चात अपनाई गई गरीबी का अनुमान लगाने की पद्धतियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो जो ये मतलब ये भारत में निर्धनता का आकलन क्या है, ये गरीबी का अनुमान कैसे मतलब लगाया जाता है, क्या कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है। तो इसको हमको ब्रीफ में डिस्कस करना है। और उसके बाद हमको क्या है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो ये निर्धनता के आकलन में अपनाई गई कौन कौन सी पद्धतियां थी, ठीक है, उनका संक्षिप्त हमको मतलब अच्छे से उन पे चर्चा करनी है और थोड़ा सा निष्कर्ष करते हुए उसको सावधानीपूर्वक और आंसर को हमको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो इसमें देखो, भारत में निर्धनता का आकलन मतलब गरीबी का अनुमान लगाना निर्धनता रेखा की अवधारणा द्वारा निर्देशित है, ठीक है। निर्धनता रेखा आधारभूत जीवन यापन के मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर की आय को इंगित करती है, ठीक है। जीवन यापन के न्यूनतम स्वीकार्य मानकों के संदर्भ में अवधारणा समय और स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। और ये स्वतंत्रता के पश्चात इन परिवर्तित अवधारणाओं के अनुरूप निर्धनता के आकलन के लिए एक तंत्र के संचालन हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा है कि इसमें विभिन्न प्रयास किए गए हैं, यानी तो इसको मतलब ये बदलती भी रहती है, जीवन यापन के मानकों को ये निर्धारित करती है, ठीक है। और ये मतलब देखो, ये लिखा हुआ है कि अवधारणा समय और स्थान के साथ परिवर्तित भी होती रहती है, ठीक है। तो इसके स्वतंत्रता के पश्चात इन परिवर्तित अवधारणाओं के अनुरूप निर्धनता के आकलन के लिए एक तंत्र के संचालन हेतु
विभिन्न प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा निर्धनता आकलन होता है, जिससे हमको पता चलता है कि कौन गरीब है और कौन मतलब उससे ऊपर है, गरीबी से ऊपर है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आधारित ग्रामीण और शहरी निर्धनता रेखाओं का निर्धारण की शुरुआत वर्ष 1979 में 79 में वाई के अलग समिति द्वारा की गई थी। प्रथम बार आधिकारिक निर्धनता आकलन का आरंभ हुआ। इसमें पोषण संबंधी आवश्यकताओं यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया था। तो सबसे पहले ये वाई ए अलग और ये एनर्जी पे थी। ठीक है, उसके बाद तत्पश्चात 1993 में लकड़वारा समिति द्वारा, ठीक है, मतलब 79 मतलब 14 साल के बाद फिर है लकड़वारा समिति द्वारा निर्धनता के आकलन के लिए कैलोरी के उपयोग पर आधारित पद्धति को जारी रखते हुए राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा की अनुशंसा की गई। ठीक है, तो ये मतलब पहले तो वाई अलग सबसे पहले किया गया, फिर ये लकड़वारा समिति आई, उसके बाद हमारा जो इसमें देखने को मिला तो वर्ष 2009 में योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति को नियुक्त किया गया, जिसमें निर्धनता के आकलन की पद्धति को और अधिक परिष्कृत किया गया। निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तनों की अनुशंसा की। तो इसमें कैलोरी उपभोग आधारित निर्धनता आकलन की पद्धति का त्याग कर दिया गया। ठीक है, इसको त्याग कर दिया गया और भारत में समग्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए एक समान निर्धनता रेखा बास्केट को अपनाया गया और स्थानिक और अस्थायी मुद्दों का मूल्य समायोजन के मध्य से निपटान करने के लिए मूल्य समायोजन प्रक्रिया में परिवर्तन किया और निर्धनता का अनुमान करते समय स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय का समावेश किया गया और एक समान संदर्भ अवधि जो थी, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड जो था वो आधारित अनुमानों के बजाय मिश्रित संदर्भ अवधि यानी मिक्स रेफरेंस पीरियड जो था उस पर आधारित अनुमानों का उपयोग किया गया। तो इसमें देखो कैलोरी को जो है हटा दिया गया, कैलोरी मान को इसमें देखो हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन ग्रामीण और शहरी के लिए एक बास्केट था इसमें और मूल्य समायोजन के लिए स्थानिक और अस्थायी मुद्दों का समायोजन के मध्य निपटान के लिए मूल्य समायोजन प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया। ठीक है, और ये अनुमान करते समय स्वास्थ्य और निजी व्यय का समावेश किया गया। ठीक है, शिक्षा का निजी समावेश किया गया और एक संदर्भ में मिश्रित अनुमानों को लगाया गया है इसमें। ठीक है, तो ये मिक्स रेफरेंस पीरियड को यूज किया गया है इसमें। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो निम्न निर्धनता रेखा के संदर्भ में निरंतर हो रही आलोचनाओं को देखते हुए निर्धनता रेखा के आकलन हेतु पद्धति के पुनः निर्धारण के लिए 2012 में रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई। समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि उपभोग बास्केट में खाद्य घटक होना चाहिए जो कुछ न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं को प्रतिनिधित्व करता हो। ठीक है, तथा साथ ही इसमें व्यवहार द्वारा तय होने वाले गैर खाद्य व्यय के लिए अवशिष्ट समूह के अतिरिक्त आवश्यक गैर खाद्य पदार्थ समूह यानी शिक्षा, वस्त्र, वाहन, आवास, किराए पर उपभोग व्यय को भी शामिल किया जाए। तो इससे जो है अच्छा हमारा परफॉर्म करेगा। तो लाभार्थियों की पहचान करने, निर्धनता की अवधारणा की प्रकृति के विकास और नीति निर्माण इत्यादि में निर्धनता के मापन के लिए अनेक महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। ठीक है, अनेक लाभ हैं। लाभार्थियों की पहचान करने हेतु सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का उपयोग इसका स्पष्ट उदाहरण है। अतः निर्धनता हेतु एक उपयुक्त माप की आवश्यकता है। इसके पश्चात ही सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन यापन मानक प्रदान करने के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की क्षमता का मूल्यांकन संभव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो अगर इसको निकाले थे, पहले हमने अलग समिति आई, उसके बाद जो है लकड़वारा आई, फिर सुरेश तेंदुलकर आई, फिर जो है रंगराजन समिति आई। तो 4 समितियों के द्वारा इसका मतलब मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी की पहचान कीजिए और भारत में बेरोजगारी को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन कौन से हैं।
तो भारत में कौन कौन से बेरोजगारी के कारक हैं उनको हमको अच्छे से सूचीबद्ध करना है, और कौन कौन प्रकार की हमारी जो बेरोजगारी है और बेरोजगारी होती क्या एक्चुअली में है, ठीक है। तो इनको हमको छोटा छोटा बिंदुओं में आंसर लिखते हुए हमको कंप्लीट करना है, ठीक है, ताकि हमारी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएं। तो इसमें अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी की ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिसमें कार्य करने में सक्षम और इच्छुक सभी लोगों को कार्य प्राप्त नहीं होता है। इसमें उन सभी व्यक्तियों के समूहों को शामिल किया जाता है जो रोजगार, कार्यालयों, मित्रों और रिश्तेदारों, अन्य संपर्कों के माध्यम से कार्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हों और कार्य करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हों, हालांकि कार्य के अभाव के कारण वे बेरोजगार होते हैं, ठीक है। मतलब वो कार्य करने में सक्षम भी हैं, इच्छुक भी हैं, लेकिन उनको कार्य नहीं मिल रहा है, तो उनको हम बेरोजगार कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसमें बेरोजगार के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो पहली तो हमारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करते हैं जिसमें श्रम बल किसी कार्य को करने में संलग्न तो प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक रूप से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में शामिल नहीं होता है। इसे छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि अगर 1 एकड़ खेत है तो उसमें अगर एक बंदे का काम है, तो वो परिवार के जितने लोग हैं, 4-5 लोग हैं, वो सभी इसी लैंड पे काम कर रहे हैं। तो ये डिसगाइज्ड हो गया क्योंकि उसका प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मौसमी बेरोजगारी। तो यह तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति कार्य के लिए उपलब्ध तो होता है, लेकिन वर्ष की किसी विशेष अवधि में उसे कार्य प्राप्त नहीं होता है। तो जितना उसका कार्य होना चाहिए उतना नहीं प्राप्त होता है, तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और ये मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है, जो हमारा जैसे एग्रीकल्चर में भी होता है। उसमें भी देखो, जब मतलब जो एग्रीकल्चर लेबरर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर बात करें तो मौसम में बहुत ज़्यादा, जैसे फसल कटाई हो रही है, फसल की बुआई हो रही है, उस समय तो बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब वो बीच का टाइम होता है, उसमें लेबर खाली रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यह एक ऐसी स्थिति है जो संदर्भित करती है कि जिसमें कोई व्यक्ति कार्य के लिए उपलब्ध तो होता है, लेकिन उस कार्य से संबंधित कौशल न होने के कारण उस कार्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। यह मतलब अर्थव्यवस्था में आधारभूत परिवर्तनों जैसे तकनीकी प्रगति, मांग की प्रवृत्ति में परिवर्तन आदि के कारण उत्पन्न होता है। तो ये मतलब ऐसा होता है कि मतलब कार्य के लिए उपलब्ध है, वो करने का इच्छुक भी है, लेकिन एक मशीन है, मान लिया कोई मशीन है, उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा तभी वो कार्य कर सकता है, लेकिन वो नहीं सीख पाया है, सीखा नहीं है, तो उसको कार्य नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर क्रांति आई थी, तो उस समय लोग यही बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो ये मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है। उस समय क्या था कि जब कंपनी में बड़े बड़े कंप्यूटर्स आ गए, तो जो मतलब एक गुणा भाग जो इंसान करते थे, ठीक है, जो मजदूर करते थे, तो उनमें इतनी इफिशिएंसी नहीं थी। लेकिन जब मजदूरी आ गई तो कम लोग उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और उनका ज़्यादा काम कर रहे थे। और जो स्किल थे उनको जो है रोजगार मिल गया था, जो अनस्किल थे उनको बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार जो कोई भी मशीनरी का या कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे जो है ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, क्योंकि जब स्किल ना होती है तो उसके लिए उनको निकाल दिया जाता है, या उनको मतलब रोजगार नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चक्रीय बेरोजगारी, मतलब साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी के लिए उपलब्ध व्यक्ति अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ होता है। जैसे अर्थव्यवस्था में गिरावट या मंदी की स्थिति, जैसे अब जो कोविड-19 आया, मतलब जब इकोनॉमी डाउन हुई, ठीक है, या मंदी की जब स्थिति आ जाती है, तब जो है ये मतलब बेरोजगारी उत्पन्न होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा होता है, लेकिन वो प्रोडक्शन आगे जो माल बिक नहीं रहा होता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है मंदी की स्थिति में। तो जब डिमांड कम होती है माल की, तो वो
जो एम्प्लॉय होते हैं उनको निकालने लगते हैं कंपनी के जो प्राइवेट वाले, क्योंकि कहते हैं कि हमारा माल ही नहीं बिक रहा है तो हम बना के क्या करेंगे, तो वो लोग कम कर देते हैं। तो इसीलिए ये ऐसी चक्री बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी की बात करें तो यह तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे रोजगार में संक्रमण करने के दौरान कुछ समय के लिए निष्क्रिय होता है, बिना रोजगार के बना रहता है। यह बेरोजगारी प्रवासी श्रमिकों में अधिक देखी जाती है। ठीक है। तो ये मतलब ऐसा होता है जैसे मतलब एक समय हम काम कर रहे हैं किसी के यहाँ, ठीक है, लेकिन हमें वो अच्छी जॉब नहीं लग रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते जॉब को और अगली तलाश कर लेने लगते हैं। तो जो भी मतलब यहाँ से छोड़ा और ये जो बीच का गैप हुआ, इसे घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं कि एक जैसे वर्कर इस कंपनी में कार्य कर रहा है, मतलब दिल्ली में वो कार्य कर रहा है, ठीक है, उसको लखनऊ आना है कि हम अब दिल्ली में काम नहीं करेंगे, तो दिल्ली से काम छोड़ के आ गया लखनऊ। ठीक है। अब लखनऊ में जब तक वो ढूंढेगा, काम ढूंढेगा, जब तक उसको नहीं मिलेगा, तो उसका जो बीच का टाइम हुआ उसको ये बोलेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है। मतलब वो घर्षण कर रहा है उस समय, फ्रिक्शन कर रहा है उस समय कि उसको जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ये प्रवास के कारण भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऐच्छिक बेरोजगारी, मतलब वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब श्रमिक प्रचलित मजदूर दर पर कार्य नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस मजदूरी दर को लोगों द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक मजदूरी से कम समझा जाता है। तो ये मतलब ऐच्छिक रोजगारी बेरोजगारी होती है। ठीक है। जो कम मतलब पैसे दिए जाते हैं उनको। तो भारत में बेरोजगारी को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो अपर्याप्त कौशल, मतलब शिक्षा का अल्प स्तर, ठीक है, या उसका अभाव, या कार्यशील जनता जो कार्यशील जनसंख्या में व्यवसाय कौशल की कमी आदि के कारण जो रोजगार प्राप्ति में उनके अवरोधों के रूप में कार्य करता है। इन्हें किसी भी रोजगार संबंधी आंकड़ों में भी शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। और भारतीय कृषि की मौसमी रोजगारी, इसके कारण कृषि में ग्रामीण जनसंख्या में केवल एक वर्ष के लिए एक मौसम में ही रोजगार प्राप्त होता है। दूसरा हो गया तुम्हारा जो ये है मतलब विनिर्माण क्षेत्र में विद्यमान अवरोध। तो ये मतलब अवसंरचना में अपर्याप्त बुद्धि और निम्न निवेश के परिणाम स्वरूप विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की क्षमता सीमित बनी रहती है। प्रशासनिक कारक हो सकता है इसका कि अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम, ठीक है, और अव्यवहारिक लक्ष्य निर्धारण, प्रशासनिक लालफिताशाही, मतलब लालपिताशाही बोलते हैं जो मतलब अधिकारी वर्ग का जहां वर्चस्व होता है। ठीक है। और मंत्रालयों और विभागों के मध्य बेहतर समन्वय का अभाव आदि के कारण कौशल विकास कार्यक्रमों का अप्रभावी क्रियान्वयन होता है। ठीक है। सामाजिक कारक भी इसका एक होता है, जैसे पितृसत्तात्मक समाज मापदंड महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने अथवा उसे जारी रखने पर प्रतिबंधित करते हैं। इसके अतिरिक्त निम्न जाति के समूहों से संबंधित लोगों को रोजगार की खोज में सामान्यतया जाति आधारित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक है हमारा कारण। ठीक है। और जनसंख्या दबाव, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के अनुरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि न होने के कारण बेरोजगारी की स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करें तो ये मतलब हमारे कारक थे। ठीक है। अब वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, मतलब NSSO के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 6.1 है। ठीक है। भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण वैश्विक रोजगार बाजार में बेहतर कार्यबल उपलब्ध करा सकता है। हालांकि सरकार को मानव संसाधनों को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विभाग में निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय संकट के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। तो इसको हमको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, हमने सारी बेरोजगारी इसमें देख ली। ठीक है। तो ये हमारे, ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने पूरा देख लिया। नेक्स्ट है हमारा जो भारत में भारत में कृषि विपणन विभिन्न कमियों से ग्रस्त है। ठीक है। तो स्पष्ट कीजिए कि भारत में कृषि विपणन प्रणाली में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित कीजिए।
तो इसमें हमको क्या बताना है कि हमारा जो कृषि विपणन ये है क्या, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है, और इससे मतलब कृषि विपणन के क्षेत्र में व्याप्त कमियां कौन कौन सी हैं, उनके सुधार हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार हमको उसको डिस्क्राइब करते हुए आंसर को कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या है कि कृषि विपणन से तात्पर्य उन उत्पादों को खेत से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में शामिल सभी गतिविधियों की श्रृंखला से है, ठीक है। जैसे एक किसान है, वो क्या करता है कि अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, गेहूं बनाया, ठीक है, गेहूं को वो मंडी तक पहुंचाएगा, मंडी से वो पूरा अन्य जो सेलर हैं वो ले जाएंगे, कोई बिस्किट बनाने वाला उसको खरीदेगा, ठीक है। एक किसान है, ये मंडी गया, ठीक है, मंडी में बेचने गया, फिर मंडी से बेचने के लिए वो उसको क्या वो उसको व्यापारी खरीदेंगे, तो व्यापारियों से फिर क्या करेंगे, जो मतलब फ्लोर मिल वाले हैं, जो आटा बनाने वाले हैं, वो लोग खरीदेंगे इनसे, ठीक है। और उसके बाद ये जो कुछ लोग बिस्किट बनाने वाले हैं, ब्रेड बनाने वाले हैं, ये लोग सब खरीदेंगे। तो इस प्रकार ये विपणन होता है चीज़ों का, ठीक है, जो हमारा किसान का फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी श्रृंखला को संबंधित है ये। इससे प्रबंधन, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, थोक और खुदरा और निर्यात संबंधी गतिविधियां भी शामिल है। इसमें सहायक सेवाएं जैसे कि वित्त पोषण, बाजार संबंधी सूचनाएं, ग्रेड और मानक मूल्य, जोखिम प्रबंधन आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य कृषकों को उनकी उपज का उचित उचित प्रतिफल प्रदान करना तथा सही साथ ही गुणवत्ता से समझौता किए बिना उचित मूल्य पर उपभोक्ता को कृषि उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ठीक है। तो दोनों की बात की जाती है, जो प्रोडक्शन है करता है, ठीक है, और जो उसका उपयोग करता है, तो दोनों की बात की जा रही है। उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार हो, अच्छा दोनों के लिए अच्छा हो, ऐसा मतलब एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, ठीक है। और कृषि विपणन में विद्यमान विभिन्न कमियों के कारण कृषक अपनी उपज के उचित मूल्य प्राप्त करने से वंचित हुए हैं। ये कमियां निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी हमारी ये कमियां हैं, ठीक है। तो इसमें कमियों की बात करें तो निम्न स्तरीय भंडारण और परिवहन सुविधा, तो इसके कारण कृषकों को अपनी उपज को शीघ्र ही स्थानीय बाजार में बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इससे आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है और फलता कृषकों को उचित मूल्य से कम मूल्य प्राप्त होता है। तो ये एक पॉइंट है। अत्यधिक जो संख्या में बिचौलियों की स्थिति, तो आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलिए की संख्या में वृद्धि होने से उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि हो जाती है और कृषकों को अपनी निम्नतम प्रतिफल प्राप्त होता है। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। अनियमित जो बाजार में व्याप्त कुप्रथाएं, तो बिचौलिए द्वारा कृषकों की अज्ञानता और अशिक्षा का लाभ उठाते हुए प्लेजिंग चार्जेज और वेट चार्जेस जैसे अनुचित संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मतलब उनके अहित में है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। और बाजार की अपर्याप्त जानकारी, तो कृषकों की कीमत से संबंधित पर्याप्त जानकारी नहीं प्राप्त होती है और व्यापारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली कीमतों को ही स्वीकार कर लिया जाता है। अपर्याप्त ऋण सुविधाएं, तो यह कृषकों को फसल की कटाई के तुरंत पश्चात अपने उत्पाद को विक्रय करने हेतु विवश करती हैं, भले ही उस समय कीमतें कितनी ही कम क्यों ना हो, ठीक है। तो उनके पास ऋण की व्यवस्था नहीं होती है, जो वो अगली फसल अपनी बो सकें या उनको जो ऋण चुकाना है उसको देना पड़े, ठीक है, तो वो बेच देते हैं। निम्न स्तरीय हैंडलिंग, पैकेजिंग और प्रसंस्करण सुविधा, तो इसके कारण उत्पादों की भौतिक क्षति और गुणवत्ता में गिरावट होती है, ठीक है। तो एक समान ग्रेडिंग और मानकीकरण प्रणाली का अभाव, तो बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन करने वाले कृषकों को ग्रेडिंग सुविधा की कमी के कारण बेहतर कीमतें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार कृषकों को बेहतर बीज का उपयोग करने में फसलों की बेहतर किस्मों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन नहीं प्राप्त हो पाता है, ठीक है। तो ग्रेडिंग का भी एक मतलब बहुत ही एक बाधा ये होती है कि सभी के जैसे भी हो उनको एक ही टाइप से उनको कर दिया जाता है। जैसे मंडी में जाओ तो जो मतलब महीन चावल होता है, ठीक है, और मोटा चावल होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, 10 से 20 रुपए का अंतर होता है। तो इससे क्यों मतलब कोई ऐसा करेगा किसान की उसको, तो वो मोटे चावल ज़्यादा प्रेफरेंस देता है जिनका जो अच्छा कीमत मिलता है और अच्छा प्रोडक्शन भी उसका होता है, जबकि महीन चावल का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो संपूर्ण देश में
ठीक है, संपूर्ण देश की मंडियों को एक ही राष्ट्रीय बाजार में एकीकृत करने और बिचौलियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब ई नैम निर्मित किया गया है। ठीक है, और कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 2003 को प्रतिस्थापित करके मॉडल कृषि उत्पाद और पशुपालन विपणन संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2017 पारित किया गया है। और ग्रामीण कृषि बाजार के विकास और उन्नयन के लिए एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है। ई पोर्टल एग्री नेट एग्री एजी मार्केट, ठीक है, मतलब ई पोर्टल मतलब एजी मार्क एजी मार्कनेट की स्थापना की गई है, जिसमें कृषि वस्तुओं के थोक मूल्यों को वास्तविक समय के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, जो एपीएमसी बाजारों, किसान मंडियों, किसान विकास केंद्रों और राज्य कृषि बोर्डों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक होते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश्य है टमाटर, प्याज, आलू का उत्पादन क्लस्टर को सुदृढ़ करके टॉप मतलब ये टॉप जो फसलें हैं इनको टमाटर, आलू और प्याज, इनको क्या करना है, उत्पादक किसानों को बाजार से जोड़ने और फसल उत्पादन के पश्चात होने वाली क्षति को कम करने के लिए टॉप उत्पादन किस्मों को उनके उत्पादों का उच्च मूल्य प्रदान कराना है। ठीक है, और नीति आयोग द्वारा कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और पारदर्शिता का आकलन करने के लिए कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, और ई नेम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कृषि के लिए स्पॉट एंड डेरिवेटिव बाजार का एकीकरण, आगामी वित्त वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिए किसान उत्पादक कंपनियों के मुनाफे को कर भुगतान से छूट प्रदान करना और कीटों और कृमिकों से सुरक्षा के लिए खाद्य उत्पादों को उपचारित करने हेतु कृषि विकिरण केंद्र, एग्रो इरिडेशन और सेंटर की स्थापना, और जिससे कि इन उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके और उनकी उपयोग जो अवधि होती है वो मतलब बढ़ाई जाए, मतलब उनकी जो शेल्फ लाइफ है उनको बढ़ाई जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगर ये सरकार द्वारा उठाए गए इसमें कदम थे, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इन उपायों के साथ साथ कुछ और करना चाहिए। तो इन सभी उपायों के अतिरिक्त सरकार की आपूर्ति श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के पुनर्गठन, अनुबंध और सामूहिक कृषि को प्रोत्साहित करने और विपणन असूचना प्रणाली में सुधार करने और अंतर बाजार संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने और निजी बाजारों को बढ़ावा देने के साथ साथ किसान उत्पादकों संगठनों यानी एफपीओज को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये भी हमको इतना करना चाहिए, इस पे जो हमारी खामियां हैं, ठीक है, इनको पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो भारत में नागर विमानन क्षेत्र के द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को रेखांकित कीजिए और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो भारत में नगर विमानन क्षेत्र क्या है, इसको हमको ब्रीफ में डिस्कस करना है। ठीक है, और नगर विमानन क्षेत्र का सामना करने वाली चुनौतियां कौन कौन सी है जो ये नगर विमानन क्षेत्र कर रहा है। ठीक है, और इन चुनौतियों के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो इन पे हमको डिस्कस करते हुए अपना एक विकास के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपायों को निष्कर्ष में प्रस्तुत करना है। ठीक है, लिख देना है उनको। ठीक है, तो भारत विगत एक दशक में 16% हवाई यातायात में वृद्धि के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। हालांकि विमानन क्षेत्र अभी भी अत्यधिक पूंजी व्यय की आवश्यकता और निम्न लाभ मार्जिन के साथ एक जोखिमपूर्ण व्यवसाय बना हुआ है। भारत में नागर विमानन क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो ये हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अपर्याप्त अवसंरचना, भारत के नगर विमानन क्षेत्रों के तीव्र विस्तार के कारण आगामी कुछ वर्षों में एयर स्पेस, पार्किंग वेज और रनवे स्लॉटों की उपलब्धता में तेजी से कमी आई है। उदाहरण के लिए मुंबई, चेन्नई में भूमि की अनुपलब्धता के कारण इन विमानपत्तनों का और अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुशल श्रमिकों का अभाव, तो
इन क्षेत्र के विस्तार को बनाए रखने हैं तो आगामी 10 वर्षों में लगभग 0.25 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने की आवश्यकता है। हालांकि प्रशिक्षकों की कमी, प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त हवाई जहाज़ों में विमानन, गैसोलीन ईंधन की सुनिश्चित आपूर्ति की कमी आदि के कारण जो है प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया बाधित हुई है। ठीक है। विमानन सुरक्षा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जैसे कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों ने भारत में अनुपालन किए जाने वाले विमानन सुरक्षा उपायों पर चिंता व्यक्त की है। ठीक है। और रुपए में उतार चढ़ाव, तो भारतीय रुपए का मूल्य एयरलाइंस कैरियरों यानी संचालकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। विमान पट्टे यानी लीज के या किराए पे लिए गए और ग्राउंड हैंडलिंग की रख रखाव यानी मेंटेनेंस जो होता है उसकी लागत, और विदेशों में पार्किंग शुल्क इत्यादि के रूप में इनकी लागत के लगभग 25 से 30% का भुगतान डॉलर में किया जाता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है उनकी मतलब जेब पे। ठीक है। और एविएशन टरबाइन फ्यूल, तो ये उच्च कर है, इस पर जो है एविएशन टरबाइन कर पर उच्च कर लगाया जाता है। तो जो ये फ्यूल होता है इसकी कीमतों में विद्यमान क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ साथ उच्च एटीएफ लागत कैरियरों के व्यय में वृद्धि करती है, और इसके अतिरिक्त महंगे एटीएफ के परिणामस्वरूप दुबई, सिंगापुर जैसे विमान केंद्रों जिनके द्वारा अपेक्षाकृत अत्यंत निम्न दरें वसूली जाती हैं के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है। ठीक है। और निम्न लाभ, तो विमान के इंजनों और कलपुर्जों पर 5 से 28% की दर से वस्तु एवं सेवा कर आरोपित किए जाने के कारण उच्च लागत, अत्यधिक घरेलू प्रतिस्पर्धा और किराए के उतार चढ़ाव के प्रति यात्रियों की संवेदनशीलता के कारण प्रतिफल में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। ठीक है। घरेलू एयर कार्गो की निम्न वृद्धि, तो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो जिसमें देश के कुल एयर कार्गो का 60% शामिल है में 15.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि घरेलू कार्गो में 8% केवल 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ये मतलब इतनी जो स्थितियां खराब हैं, इसीलिए ये एयरलाइंस जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है और हमेशा घाटे की स्तर पर चली जा रही है। ठीक है। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं, तो नेशनल एयर कार्गो पॉलिसी 2019 लाई गई। इसके तहत आगामी दशक के अंत तक भारतीय एयर कार्गो लॉजिस्टिक को विश्व स्तर पर सार्वजनिक, दक्ष और समेकित और लाभ प्रभावी बनाने में परिकल्पना की गई है। ठीक है। तो ये अच्छा कदम है सरकार का। और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, तो अधिसूचित वायु परिवहन सेवा और क्षेत्रीय वायु परिवहन सेवा और घरेलू अधिसूचित यात्री एयरलाइन क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक के विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार के निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी पीपीपी के तहत जो ये मॉडल था, इसका हमने अभी जिक्र किया था, उसमें कई विमानपत्तनों के प्रबंधन कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और क्षेत्रीय संपर्कता यानी क्षेत्रीय संपर्कता उड़ान, मतलब ये जो कनेक्टिविटी है क्षेत्रीय, ठीक है, उड़े देश का नाम आम नागरिक जो योजना चलाई गई के माध्यम से सरकार ने भारतीय विमान सर्किट में कई लघु विमानपत्तनों को शामिल किया है। इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देते हुए सिक्किम के प्रथम हवाई अड्डे का निर्माण किया है। ठीक है। घरेलू विनिर्माण की बात करें तो सरकार विमानों के घरेलू विनिर्माण और उनके वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने हेतु तो एक योजना ब्लूप्रिंट पर कार्य कर रही है। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ब्लूप्रिंट होगा इसका। ठीक है। और सेवा यानी सर्विसेज और आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी जो होती है, ठीक है, उसके बारे में सुधार, तो प्रोजेक्ट दिशा मतलब ड्राइविंग इम्प्रूवमेंट इन सर्विस एंड हॉस्पिटलिटी एट एयरपोर्ट, जो है हवाई अड्डों पर सेवा और आतिथ्य में सुधार करना, ठीक है, के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए मौजूद विमानपत्तनों को अपग्रेड करने की योजना बना रही है। और सुरक्षा उपाय के लिए अगर हम बात करें तो इसमें
अनाधिकृत हथियारों और निषिद्ध वस्तुओं के संचालन पर अंकुश लगाने तथा आकस्मिक निरीक्षण करने आदि के संबंध में नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा विमानपत्तनों को विस्तृत निर्देश जारी करना शामिल है। ठीक है, इन कदमों के साथ साथ सरकार ने इन क्षेत्र में वित्तीय निवेश में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। घरेलू एयरलाइंस को ऋण को प्रबंधनीय अनुपात में संचालित करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को साकारित करने हेतु इसके मध्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो सरकार कदम उठा रही है तो ये पॉइंट को भी उनको इंक्लूड करके चलना है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की स्थिति में आ जाएगा अगले दशक में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहा गया है कि आपके स्विच चुनौती विधि से क्या समझते हैं। आप निवेश की स्विच चुनौती यानी स्विच चैलेंज मेथड से क्या समझते हैं। इस मॉडल के लाभों और संबंधित समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो ये स्विच चुनौती क्या है, एक्चुअली में इसको क्या है, तो इसके बारे में हमको तो निवेश की स्विच चुनौती क्या है, ये विधि, इसका मेथड क्या है, इसके बारे में हमको बताना, इसके लाभ कौन से हैं। ठीक है, और इस मॉडल से हमको क्या क्या मतलब चुनौतियाँ होंगी। ठीक है, उन पे हमको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा तो उसको भी हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो स्विच चुनौती विधि की बात करें तो ये सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया का एक रूप है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निजी निवेशक द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर किसी परियोजना का चयन किया जाता है तथा परियोजना को प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात सरकार द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है कि निवेश के पास परियोजना आरंभ करने हेतु तकनीकी, वाणिज्य, प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताएं पर्याप्त हैं या नहीं। तत्पश्चात इस प्रस्ताव को अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु संबंधित अवसंरचना से संबद्ध प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया जाता है। इस प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में संशोधन की अनुशंसा की जाती है, जिसके पश्चात मूल प्रस्तावक अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार या संशोधन कर उसे पुनः स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये स्विच चुनौती है। इसके बाद जो है सरकार द्वारा परियोजना के लिए एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आरंभ की जाती है, जिसमें सरकार अन्य निवेशकों को परियोजना हेतु बोली लगाने की अनुमति प्रदान करती है। सार्वजनिक योजना प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक को परियोजना संबंधी अनुबंध प्रदान कर दिया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में ऐसे प्रावधान भी किए जाते हैं जिसमें मूल प्रस्तावक को उसकी बौद्धिक संपदा हेतु भुगतान किया जाता है और उसे पहले अस्वीकृत करने का अधिकार यानी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल भी प्रदान किया जाता है। अर्थात यदि उसके द्वारा परियोजना को आरंभ करने से मना कर दिया जाता है, केवल उसी स्थिति में किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध प्रदान किया जाता है। जो टेंडर वाला है उसके बारे में ये बात करता है, तो उसमें जो स्विच किया जाता है उसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा सार्वजनिक परियोजनाओं को इस विधि के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले वैध ठहराया गया है। ठीक है, और सरकार ने इस विधि को सड़क और रेलवे परियोजना और आईटी आदि क्षेत्रों में लागू किया है। तो ये 3 सेक्टर में है, सड़क है, रेलवे परियोजना है और आईटी परियोजनाएं जो हैं। ठीक है, उन सेक्टरों में इसे लागू किया गया है। तो ये स्विच चुनौती है। इसके लाभ, इस मॉडल के लाभ क्या हैं, तो बेहतर मूल्य निर्धारण में सहायता। तो ये प्रस्तावक को खुली नीलामी और एक बंद निविदा प्रणाली की विशेषताओं को मिश्रित करने में सुविधा प्रदान करता है ताकि इष्टतम मूल्य प्रदान किया जा सके। ठीक है, सफलता की सुनिश्चितता। तो चूंकि प्रारंभ से ही परियोजना के लिए सदैव एक इच्छुक निवेशक की उपलब्धता बनी रहती है, इस कारण परियोजना के विफल होने की संभावना कम होती है। सार्वजनिक आवश्यकताओं को विकसित करने की पहल। तो निजी निवेशक नवीनतम और नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में सहयोग कर सकेंगे। ठीक है, बेहतर परियोजना निर्माण होता है इससे, क्योंकि इच्छुक निवेशक द्वारा अपनी परियोजना पूर्ण अध्ययन किया जाता है, जिससे परियोजना से संबंधित जोखिम और समय सीमा तथा समय एवं लागत बचत उपायों की शीघ्र पहचान की जा सकती है। और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान। तो यदि स्विच विधि को दिवालिया या परिसंपत्तियों से संबंधित
मामलों में लागू किया जाता है तो बैंक तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की नीलामी से अधिक पूंजी प्राप्त करने में सक्षम हो जाती है, जैसा कि हाल ही में कुछ सीमेंट कंपनियों ने दिवालिया होने के मामले में परिलक्षित किया था। तो ये भी एक मतलब अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और उद्यम को बढ़ावा मिलता है, तो ये मतलब यह मॉडल लाल फीताशाही को समाप्त करता है और निजी क्षेत्र को उसके नवीन विचारों हेतु पुरस्कृत करता है। इसके अतिरिक्त यह न केवल सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, यानी पीपीपी को प्रोत्साहित करता है, बल्कि निजी प्रतिभागियों के मध्य प्रतिस्पर्धा और दक्षता को भी बढ़ावा देता है। लेकिन इसके साथ साथ ये अच्छाइयों के साथ साथ कुछ तो बुराइयां होती ही हैं, चाहे जो भी सेक्टर हो, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी हमारी चुनौतियां हैं, तो पारदर्शिता का अभाव। तो भारत में पीपीपी का पर विजय केलकर समिति द्वारा स्विच चुनौती की आलोचना की गई थी, क्योंकि इसके द्वारा प्रस्तुत अस्पष्ट जो विवरण के कारण अधिग्रहण प्रक्रिया सूचनागत अस्पष्टता बनी रहती है, ठीक है। और पर्याप्त विनियामकी ढांचे का अभाव है। इस विधि के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रदायगी तथा विवाद समाधान के संबंध में पर्याप्त विनियामकीय या कानूनी ढांचे का अभाव होता है, ठीक है। क्रोनी कैपिटलिज्म होता है इससे, जैसे मतलब इस विधि से कंपनियां परियोजनाओं को अनुचित माध्यमों से प्राप्त करती हैं, जिससे परिणाम स्वरूप क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है। और किसी प्रस्ताव को परियोजना से संबंधित विचार प्रस्तुत करने की अनुमति देकर पहले अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान कर पक्षपात को प्रोत्साहित कर सकती हैं, ठीक है। बोली लगाने से संबंधित असंगतता, तो बोली लगाने वाले प्रस्तावकों को परियोजना संबंधी प्रस्ताव को तैयार करने हेतु दिए गए समय तथा परियोजना को तैयार करने हेतु मूल प्रस्तावक द्वारा लिए गए समय में अंतर के कारण विभिन्न प्रस्तावकों के मध्य असंगतता विद्यमान रहती है, ठीक है। तो ये हमारी कमियां भी इसकी हैं। तो हालांकि इन कमियों को उपचारात्मक प्रावधानों के साथ एक केंद्रीय स्विच चुनौती नीति को तैयार करके दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उस प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्धारण किए जाने की भी आवश्यकता होती है, जिससे आगामी परियोजनाओं से संबंधित योजनाओं हेतु संपर्क किया जाता है, ठीक है। तो ये हमको उसको मतलब अच्छे वे में लेके चलना है, ठीक है।